अच्छा ठीक है गाइस। तो अभी 9:06 हो रहा है। हाय नागराज, ग्लैड यू आर हियर। तो 9:06 हो रहा है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट? परफेक्ट। परफेक्ट, चलिए। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस। हम लोग का फर्स्ट सेशन है क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन, टेंडरिंग एंड बिलिंग का। एंड आई होप कि हम लोग ये सेशंस जो हैं आगे काफी अच्छे से ले जा पाए। हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि आज का ये आइडिया है कि सिर्फ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, हम लोग एक टॉपिक पकड़ेंगे, हम लोग एक टॉपिक को सिर्फ समझेंगे, फिर हम लोग आज सेशन के बाद वापस जाएंगे, हम लोग थोड़ा ऑनलाइन सर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे कि एक्चुअल में ये चीजें होती कैसी है। तो क्या करेंगे कि नेक्स्ट लाइव सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग लाइव क्लास में शुरू कर देंगे, राइट? ओके। सो आज के जो हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो है बेसिकली बेसिक्स ऑफ क्वांटिटी सर्वे। क्या क्या स्टेजेस हैं क्वांटिटी सर्वे की, कि हम लोग किस टाइम पे क्वांटिटी जो डिराइव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट? किस टाइम पे किस टेक्निक का यूज होना चाहिए, और क्या डिटेल अवेलेबल होने पे क्या स्टेज रेलेवेंट होता है, वो हम लोग देखेंगे। और लास्ट होगा जो मेन रहता है, बिल ऑफ क्वांटिटी का। आई थिंक कौस्तुभ है जो हमारे बैच में, कौस्तुभ ने काफी ये सुना होगा कि बिल ऑफ क्वांटिटी करके सुना होगा, राइट? तो ये बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है ना, वो हम लोग आज देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखिए, थोड़े, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट हम लोग ये सारी चीजें हर दिन देखते हैं। हम लोग काफी लोग हम में से सबको पता होगा, सबको लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या फालतू चीजें अभी पढ़ा रहे हैं। बट जस्ट एक रिकैप के लिए, सबके लिए थोड़े की पॉइंट्स हैं जो हम लोग एस्टिमेशन में, क्वांटिटी सर्वे के लिए हो या कॉस्ट एस्टिमेशन में हो, हम लोग ये पॉइंट जो है ना थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे डिटेल्स में एड अप भी करते रहेंगे। पहले जो हम लोग को देखना है वो है एरिया। ठीक है, अभी एक स्क्वायर है जिसका एक साइड है ए, तो उसका एरिया तो अपने को पता है कि वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका से लॉन्ग साइड एल है और ब्रेड्थ बी है, तो उसका एरिया हो जाएगा एल बाई बी। ये हम लोग को सबको पता है। और है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का भी हम लोग को पता है कि ट्राइंगल का एरिया इज हाफ हाइट इंटू बेस, राइट? अभी मैंने जो बताया इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन हो कुछ भी, ऑल्दो मुझे पता है कि कंफ्यूजन नहीं होगा, हम लोग सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये बातों में, तो फिर भी हो तो एक बार आप लोग एक काम कीजिएगा कि सारे जो शेप्स है ना उसका एरिया और वॉल्यूम एक बार रट्टा मार लो यार। ये है ना आगे बहुत काम आएगा। मैं जब आया था मुझे बहुत मैसअप फील हुआ था कि मैंने बहुत गड़बड़ की थी बहुत सारे एरियाज और वॉल्यूम में। अच्छा, अभी है वॉल्यूम का। अभी अगर हम लोग देखें, मेरा पॉइंटर कहाँ गया? पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी वॉल्यूम वाला है, तो जैसे हमने पहले एरिया देखा, अभी एक क्यूब पकड़ते हैं जिसका एक साइड ए है, तो अभी मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब इक्वल साइड्स है ये अज्यूम करते हुए मेरा वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बाय ब्रेथ ए बाय डेप्थ ए, मतलब ये हो जाएगा ए क्यूब, राइट? और सपोज मेरा ये जो क्यूब है उसका यूनिट मीटर में है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। अभी मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, मैं ये वॉल्यूम का क्यों कवर कर रहा हूँ पता है आप लोग को? वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, जब हम लोग बॉल और इन सब की बातें करते हैं ना, बॉल हो गया, सपोज आप लोग को टैंक बनाना है, तो टैंक जो मेजर होगा हम लोग का वो होगा मीटर्स में, राइट? अब आप उसमें पानी कितना होल्ड कर पाओगे, टैंक आप बनाओगे अगर फ्यूचर में, तो टैंक आप लोग बनाओगे या तो पानी होल्ड करने के लिए, या तो सपोज सेप्टिक टैंक हुआ, या आप लोग अगर हेवी इंडस्ट्रीज में हो जैसे हम लोग हैं, तो आप लोग किसी ऑयल
या कोई हजार्डस केमिकल का आप लोग एक स्टोरेज टैंक बनाओगे, तो इन सब में क्या होता है, ये सब बनाने के टाइम पे आप लोग का वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। अभी एक और चीज है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर आप लोग कहीं पे लिख के रख दो। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 किलो लीटर ऑफ वाटर। मतलब कि अगर आपने एक 1 मीटर क्यूब का टैंक बनाया, तो 1 मीटर क्यूब के टैंक में कितने लीटर पानी आएगा? तो उसका आंसर है कि 1000 लीटर पानी, मतलब कि 1 किलो लीटर, राइट। ये जैसा आप लोग एक नोट करके रख लेना, कहीं पे काम आएगा, आगे ना भी है तो भी ठीक है, नॉलेज है, राइट। ठीक है, अभी ये अनइवन अगर साइड रहते हैं, हमने माना कि ये साइड जो है ये ए हो गया, ये बी हुआ, और ये सी हो गया, या एल, बी और डेप्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ लॉन्ग साइड एल, एल, ब्रेड्थ बी एंड डेप्थ डी विल बी एल बाई बी बाई डी। डन, क्लियर। अच्छा, अभी ये देखिए आप लोग, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अभी आप वापस ही सोच रहे होंगे कि सिलेंडर हमारे यहाँ कहाँ यूज होगा। सिलेंडर बहुत जगह यूज होगा। सिलेंडर यूज होता है स्टोरेज टैंक्स में। आपका रीबार का भी जो वेट कैलकुलेशन सब जो आएगा, वो अल्टीमेटली वही है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 आप करके देखो, वो आएगा 0.785 इंटू डी स्क्वायर इंटू द लेंथ। तो हम लोग जब बीबीएस में से भी वेट निकालेंगे, रीबार और उन सब का, तो आपका फॉर्मूला रहेगा 0.785 बाई डी स्क्वायर बाई एल। ओके। अच्छा, अभी तक कोई इशू है? अच्छा, दूसरी चीज जो है, ये 7 चीजों का ये मैंने लिस्ट डाउन किया है, जो हम लोग डे इन डे आउट यूज करते रहेंगे। आप लोग भी आगे जब इंडस्ट्री में आ जाओगे, तो आप लोग डे इन डे आउट यूज करते रहोगे। ये आइटम्स क्या क्या है? ये है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रीइंफोर्समेंट, स्ट्रक्चरल स्टील, ईटा, ठीक है, ब्रिक्स, ईटा, और लास्टली कंक्रीट। सिविल इंजीनियरिंग का पूरा फाउंडेशन कंक्रीट के बेस पे ही है, राइट। ठीक है, अभी ये जो है, ये है डेंसिटी। मतलब कि हमने जो क्यूबिक मीटर देखा, मतलब कि एक क्यूब में अगर मैं ये आइटम भरूं, तो इसका वेट क्या होगा टन में। केजी में नहीं, मैं टन में बोल रहा हूँ। आप लोग ये नोट करना, फ्यूचर में कभी भी रेफरेंस अगर आप ये वैल्यू रट्टा भी मारते हो, तो याद रखना कि हम लोग मीट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, सीमेंट का क्या है डेंसिटी? सीमेंट का डेंसिटी है 1.44 मीट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर। सैंड का क्या है? 1.65। एग्रीगेट का क्या है? 2.6 से 2.7। मतलब डिपेंड करेगा कि आप लोग कौन से एरिया में हो। सपोज आप नॉर्थ में जाते हो, तो नॉर्थ में ऐसा है कि वो एग्रीगेट्स थोड़े लाइट वेट रहते हैं, मतलब कि वहां के पत्थर जो हैं वो एरिया में थोड़े लाइट वेट रहते हैं। और जबकि आप साउथ में जाते हो, तो साउथ इज फेमस फॉर ग्रेनाइट, तो वहां के पत्थर जो है उनका बल्क डेंसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू नॉर्थ या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। रीइंफोर्समेंट बार्स जो है, रीइंफोर्समेंट स्टील, उसका हम लोग 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर या 7.85 मीट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी लेते हैं। ब्रिक्स जो है, मतलब कि आपने एक बॉक्स लिया 1 मीटर क्यूब का, उसमें आपने ब्रिक्स भर दिया, तो कोई अगर आपको पूछता है कि वो बॉक्स कितना भारी होगा, वो बॉक्स बेसिकली 1800 1800 मतलब कि 1800 केजी का वेट होगा उस चीज का। और लास्ट है अपना कंक्रीट का। कंक्रीट का हमारा डेंसिटी रहेगा 2.4 मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर, राइट। अच्छा, अभी एक ट्रिवियल क्वेश्चन है, आप लोग लिख लो इसको। एक ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है, राइट। कौस्तुभ, एक ब्रिक का स्टैंडर्ड क्या साइज क्या रहता है? Sarthak, density for RCC and PCC is different. Agreed. 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 But
अभी हम लोग जब क्यूएस का काम करते हैं ना, तो आपको थोड़ी चीजें जनरलाइज वे में देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, विदित, सार्थक गुड जॉब, मोहित गुड जॉब, गुड आंसर। कौस्तुभ यस, सो दिस इज, आपने कौस्तुभ ने जो आंसर दिया है आप लोग एक बार देख लीजिए। सो ये जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन में टिपिकली यूज करते हैं, जो 230 बाई 150 बाई 75 है वो परफेक्ट साइज है। बट आप कैलकुलेशन में अगर कभी जाते हो यूएस के, तो इंडस्ट्री वाइड जो स्टैंडर्ड साइज माना जाता है दैट इज 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ये है सिनेरियो, तो एक क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स आएंगे? क्वेश्चन टू, कितने ब्रिक्स आएंगे गाइस? एक क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स आएंगे? गुड आंसर श्रीनी, श्रीनी, कौस्तुभ, राजा, गुड आंसर। अजय 460। बाकी में हम लोग मोटर भरेंगे, ऐसा है अजय हिसाब? 40 कहाँ गए अजय? सार्थक फाइनल क्या? फाइनल 500 है ऐसा? ओके, सो या आंसर तो 500 ही है गाइस। पर ये 460 जो था, अजय आपने 460 क्या लॉजिक से बोला? एक्चुअल 460 कैसे? अच्छा आपने 230 वाला डायमेंशन लिया क्या? अच्छा ओके, आंसर इज 500 गाइस। अजय मैं माय क्वेश्चन वाज एक क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स आएंगे, राइट? तो मैं उसमें मोटर नहीं बोल रहा था, ना ही मैं अभी वॉल की बात कर रहा था। तो द आंसर इज 500। मोटर वाला हिसाब आई टेल यू, हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो मोटर को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट? अच्छा अभी है वापस अजय, कौस्तुभ, सबको क्वेश्चन इज के ब्रिक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। अभी मुझे एक 100 मीटर लॉन्ग, 1.2 मीटर हाइट एंड 0.25 मीटर थिक वॉल बनाना है। अभी आप लोग बताओ कि हम लोग को ब्रिक्स कितने लगेंगे? अच्छा गाइस थोड़ा फास्ट, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, चलो। 100 मीटर लॉन्ग बॉल, 1.2 मीटर हाइट और थिकनेस है 250 mm, 0.25 मीटर। क्या श्रीनी? सो वील जस्ट वेट फॉर, we'll wait for rest of the guys to answer, okay? कौस्तव, आप तो इस एरिया में काम कर रहे हो यार, सोचो सोचो सोचो। अच्छा हमारा वॉल का वॉल्यूम क्या है गाइस? ओके, तो मैं अभी समझाता हूँ इसको क्या करना है। अभी हमारा वॉल जो है वो 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? तो अभी अब आप सब फोन पे कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। तो आपने कैलकुलेट किया 100 बाय, हमने हाइट कितना बोला? 1.2, ठीक है? अभी हम लोग वापस चले जाते हैं थोड़ा। अभी आप क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ लॉन्ग साइड L एंड ब्रेथ B एंड डेप्थ D,
करेक्ट। तो इसमें हमारा एल जो है वो क्या हुआ, हमारा एल हो गया 100, हमारा ब्रेथ जो है वो हो गया 0.25 या 1.2, जो भी आपको उस वक्त अज्यूम करना हो, और डेप्थ जो है वो लास्ट वाला फिगर ले लीजिए। तो ये कितना वैल्यू हुआ आप लोग का, क्या महेश? सो 30 एम क्यूब हो गया वो, राइट। 30 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम हम लोग को मिला अभी ये वॉल का। अच्छा परफेक्ट। अभी ये 30 जो हम लोग को क्यूबिक मीटर मिला है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक आएंगे, 500। तो ये 500 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का आंसर आएगा 15,000। करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज 15,000। अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन है, किसी को भी कोई डाउट हो, आप अपना हाथ रेज कर लीजिए, राइट। अच्छा ओके मोहित, एक और बार करते हैं। मोहित आप चैट पे आंसर कीजिएगा, मैं आपको पूछ रहा हूं, ठीक है। हमारा वॉल का लेंथ कितना है? Yes, Srini. So I'll just, take care of this from next time. I'm not able to use my marker today for some reason. Mohit, अच्छा मोहित रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेबली मोहित आप एक काम कीजिए, मैं जब भी पीपीटी आपके साथ शेयर करता हूँ तो आप एक और बार इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट। अगर आप रहते तो मे बी मैं आपका अभी ही ये डाउट क्लियर कर देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो ये एक बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन था, बट धीरे से मैंने क्या किया है, मैंने आप लोग को ये बताया कि एज अ क्वांटिटी सर्वेयर आप लोग का माइंड जो है, कैलकुलेशंस जो है, वो कितना शार्प होना चाहिए एंड कितने क्विक होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक में चलते हैं अभी। आज का दिन जो रहेगा, थोड़ा आप लोग को लगेगा कि थियरी है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा थियरी भी समझ ले, ताकि क्या है कि आगे हम लोग जो प्रैक्टिकली करने वाले हैं उसमें आप लोग को आसानी रहे, राइट। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं हर सेशन में फिर थोड़ा थोड़ा करके थियरी लेता रहूं और फिर हम लोग का सेशन पूरा बोरिंग हो जाएगा। उसकी जगह क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, क्वेश्चंस होंगे, राइट, एंड हम लोग वो लाइव सेशन पे ही सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हम लोग का डेफिनेशन, क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। अच्छा, क्वांटिटी सर्वे इज एन एक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। मतलब कि मैंने जैसे पहले बताया था लाइव सेशन में कि क्वांटिटी सर्वे क्या होगा, कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए हमें अभी सपोज एक घर बनाना है, तो एक घर बनाने के लिए हम लोग की जो एक्टिविटीज होंगी कि फर्स्ट हमें एक लेवल्ड लैंड मिला, हमने फिर एक्सकवेशन किया, फिर फाउंडेशन बनाया, राइट, फिर सुपरस्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने फिनिशिंग किया, डोर सब लगाए, गेट लगाया, बाउंड्री क्लोज किया। ये जो हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, ये अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी लिस्टिंग करनी है, वो एक्टिविटी में कितनी क्वांटिटी होगी। जैसे अभी एक्सकवेशन है, तो एक्सकवेशन में क्या क्वांटिटी रहेगा, कितना अर्थ हमें एक्सकवेट करना पड़ेगा। ब्रिक का जैसे हमने अभी किया, तो ब्रिक की कितनी क्वांटिटी मुझे घर बनाने के लिए लगेगा। कंक्रीटिंग करूंगा तो मुझे सीमेंट कितना लगेगा, रेनफोर्समेंट बार्स मुझे कितना परचेज करना पड़ेगा। तो ये सब जो क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करने का एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको क्वांटिटी सर्वे बोलते हैं। क्वांटिटी सर्वेस क्या करते हैं, वो लोग ड्राइंग स्टडी करते हैं, वो लोग ड्राइंग से समझ के एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस बताते हैं कि क्या रहेगा एक्टिविटी का सीक्वेंस, और उसके बाद वो लोग उसका कितना क्वांटिटी होगा वो ये लोग डिफाइन करते हैं। अच्छा, क्या स्टेजेस रहती हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल में क्वांटिटी सर्वेइंग की। तो क्वांटिटी सर्वेस का रोल रहता है प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी में, मतलब कि आपने
सपोज अभी हम लोग जैसे घर बनाने वाली बात कर रहे थे, राइट? तो इनिशियली जब आप घर बनाने का सोचते हो, सपोज आपने सोचा कि मैं 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाऊंगा, और ये टाइम पे आपको किसी ने बोला कि ये 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए आपको 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो ये स्टेज जो हुआ, जहां पे आप एक नंबर डिराइव कर रहे हो कि अच्छा 1000 स्क्वायर फीट के लिए 50,000 रुपीज, 50 लाख रुपीज जो होगा, 50 लाख रुपए जो होंगे, वो मेरे लिए फीजिबल है कि नहीं। तो ये स्टेज, ये सेम स्टेज होता है कोई भी प्रोजेक्ट में भी। तो इस स्टेज को बोलते हैं प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी। ठीक है, तो अभी आपको 50 लाख जो है वो फीजिबल लगता है, तो आप आगे बढ़ेंगे। आप 50 लाख के बाद एक प्रोजेक्ट बजट बनाएंगे अपना, कि आपने बोला कि ठीक है 50 लाख तो एक मोटा मोटी फिगर था, बट मुझे ये टारगेट करना है कि मैं इस प्रोजेक्ट को 40 लाख में खत्म कर दूं। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट बजट का स्टेज। अभी आपने 40 लाख में खत्म कर दूं ऐसा बोला तो है, पर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेके आओगे, तब आप उसके साथ जो प्राइस नेगोशिएट करके, मतलब कि थोड़ा जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि तोल मोल थोड़ा करके आप जो प्राइस फाइनल करेंगे, सपोज वो 35 लाख का हो गया, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट बजट बजट में से आप लोग ने 5 लाख और कम करके कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर दिया, राइट? और लास्ट है प्रोजेक्ट वैल्यूएशन, कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग जब टोटलिंग करते हैं, तो वो स्टेज जो रहती है कि अल्टीमेटली आपने खर्चा कितना किया, तो वो आएगा आपका प्रोजेक्ट वैल्यूएशन का। तो ये 4 स्टेजेस होती है जब एक क्वांटिटी सर्वेयर का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तक इसमें कोई डाउट है गाइस? आप लोग सब सो गए हो? आप लोग हो वहां पे? किसी को कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। सार्थक, श्रीनी, पंकज, महेश, आप लोग को समझ आ रहा है आई होप? अच्छा, किसी ने पूछा है फीजिबल। सार्थक, फीजिबल मतलब कि फिजिबिलिटी मतलब कर पाएंगे कि नहीं, जो सोच है। तो आ, हम लोग आगे ये करना चाहिए कि नहीं? अभी अभी हम लोग ये जो 50 लाख के घर की बात कर रहे थे, वो घर बनाने में मेरे बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए ही है, तो मैं 50 लाख के घर का कहाँ सोच पाऊंगा? शौविक, मैं ये पर्टिकुलर जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको भेज दूंगा। करेक्ट सार्थक, प्रैक्टिकल है या नहीं, उसी सेंस में ये। शौविक, आप एक काम कर सकते हो, पीडीएफ है क्वांटिटी सर्वे के ऊपर, पर थियरी के ऊपर आपको कोई एक्चुअली नहीं समझा पाएगा ये चीज को, क्योंकि ये बुक्स में नहीं होती। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत सिंपल होती है, पर बुक्स में इनको पता है लिखा नहीं जाता ऐसा है, राइट? आमिर, अवार्ड मतलब अभी आपको घर बनाने वाली बात जो हुई, तो हम लोग को घर तो बनाना है। अभी आप या मैं तो कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, और हम हमें इसका आइडिया तो है नहीं कि ये घर बनेगा तो कैसे बनेगा, राइट? तो किसी को देना, जो सार्थक ने बोला कि किसी को देना, दैट इज व्हाट इज अवार्ड। मतलब आप कोई ठेकेदार को लेके आए आपका घर बनाने के लिए, तो ठेकेदार को जो देने वाली एक्टिविटी हुई उसको अवार्ड करना बोलता है। ठीक है, चलिए। तो हाउ इज अ क्यूएस इंपॉर्टेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, अभी अभी ये घर और ये सब बनाने वाली बातें तो ठीक है, बट आप लोग जब इंडस्ट्री में आओगे, मतलब आप सपोज आज की तारीख में आप लोग एक एल में हो, आप लोग कोई टाटा में है, शाहपुर जी, पालुन जी, ये ऐसी कंपनीज में है आप लोग, ठीक है? तो उसमें आपका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एज अ क्वांटिटी सर्वेयर आप लोग का इम्पोर्टेंस रहता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में। आप लोग जो करते हो, आप लोग की एक्शंस का इम्प्लीकेशन, मतलब आप लोग ने जो काम कर रहे हो, या आप लोग जो काम कर हर दिन कर रहे हो,
उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पे प्रभाव पड़ता है, प्लस आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपके स्किल के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है वो हम लोग आगे देखते हैं, राइट। अभी क्वांटिटी डिराइव्ड बाय क्वांटिटी सर्वे हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग एंड डिराइविंग द बिलो। तो फर्स्ट है ओवरऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। अभी चलो हम लोग वो जो हमने ब्रिक वाला एक्टिविटी किया, तो हम लोग का ब्रिक का क्वांटिटी क्या आया था, 15,000, राइट। अभी एक ब्रिक जो है वो 8 रुपए का है, सपोज सपोज कि 8 रुपए का है उसका सप्लाई, मतलब कि मैं दुकानदार के पास जाके उसको 8 रुपए में लूंगा, वो 8 ही रुपए में उसको एक गाड़ी में लोड करेगा, वो गाड़ी आके मेरे घर के पास आएगी, वहां पे लेबर आके उसको अनलोड करेगा, मेरे घर के सामने रखेगा। तो ये पूरा एक्टिविटी मिला के 8 रुपए हुए एक ब्रिक का, सपोज। तो मेरा बजट ब्रिक खरीदने का कितना होना चाहिए, तो 1,20,000 रुपए होना चाहिए। ये मुझे कौन बताएगा? पैसे हटा दीजिए, जो 8 रुपए वाला हिसाब है वो हटा दीजिए, पर 15,000 नंबर चाहिए, ये मुझे कौन बताएगा? तो ये क्वांटिटी सर्वेयर बताएगा। अभी सपोज उसने, अभी हम लोग यहाँ ब्रिक की बात करें, पर आप ब्रिक को देखिए एक एक्टिविटी के तौर पे एक प्रोजेक्ट में। सपोज आपका क्वांटिटी सर्वेयर जो है उसकी स्किल थोड़ी कम है, या उसका प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ा कम रहता है, राइट, एंड उसने एक एक्टिविटी ही मिस कर दी, तो क्या होगा? उसका क्वांटिटी जो है वो आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा इसकी भी क्वांटिटी आएगी। वो प्रोजेक्ट में होगा क्या कि आप उसका अकाउंटिंग नहीं करोगे, मतलब कि आप उसका हिसाब नहीं रखोगे। उसका आगे क्या हो जाएगा कि आपको खर्चा तो आएगा, पर आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये खर्चा होने वाला है, मतलब आपको पहले पता नहीं चलेगा कि ये खर्चा होगा। और फिर जब ये अचानक से आपको पता चलेगा कि ये खर्चा होना है, तब आपको ये रियलाइज होगा कि आपने बजटिंग जो किया था वही गलत हो गया आपका। एंड ये किसकी वजह से हुआ? ये क्वांटिटी सर्वेयर की वजह से हुआ। तो आप अब अभी सोचिए कि एक कोई बड़ा ब्रिज का प्रोजेक्ट है, या एक रोड का प्रोजेक्ट है, एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, उसमें आप एक क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पे इन्वॉल्व हो, एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साइड से, राइट। और आपने बिडिंग किया, आपने बिड जीत भी लिया, ठीक है, आपकी कंपनी ने बिड जीत लिया, अब आप उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जो हम लोग प्रोजेक्ट बिडिंग के स्टेज पे आपने जो क्वांटिटी निकाला था, और उस बेसिस पे आपकी कंपनी ने बिड किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका एक एक्टिविटी अगर छूट जाता है, और फिर वो जब आपको एग्जीक्यूट करना है वो प्रोजेक्ट, तब आपको वो एक्टिविटी करना पड़े, तो जो खर्चा आएगा वो चीज डिटरमाइन करेगा कि आपकी कंपनी कितना लॉस आगे बेयर करेगी। मतलब कि रोड बनाना है और किसी क्वांटिटी सर्वेयर ने बोल दिया, या उसने जो रोड के बीच में डिवाइडर आता है वही मिस कर दिया, तो आप सोचिए वो कंपनी को जितने किलोमीटर का रोड है उतने किलोमीटर के लिए वो डिवाइडर डालने के लिए जो खर्चा होगा, वो उसको खुद के पैसे से या खुद के जेब से निकाल के देना पड़ेगा, राइट। सेकंड जो है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड स्टेज। तो ये जैसे मैं बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड स्टेज पे आपने, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड मतलब जो हमने बात किया था किसी ठेकेदार को काम सौंपना, ठीक है, या किसी क्लाइंट से काम लेना। तो इसमें भी जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, हमने जैसे रोड प्रोजेक्ट की बात की, सपोज हमें 10 किलोमीटर का रोड बनाना है, और एज अ कॉन्ट्रैक्टर की साइड से आप एक क्वांटिटी सर्वेयर हो, तो आप देखोगे कि 10 किलोमीटर का रोड है, मुझे एक्टिविटी जो मेरी आएगी वो होगी लैंड लेवल करना, कटिंग या फिलिंग कहीं पे भी करना अगर रिक्वायर्ड रहा कि लेवल डिफरेंस है तो, फिर अर्थ फिलिंग करना, उसको कॉम्पैक्शन करना, जीएसबी भरना, डब्ल्यूएमएम भरना, डीबीएम भरना, बीसी भरना, रोड के फर्नीचर्स ऐड करना, रोड की मार्किंग्स करना, राइट। अभी इसमें से मैं ये सब मेंशन किया, पर मैं
सपोज एक आइटम है जो रोड का शोल्डर करना है, वो मैं ऐड करना भूल गया। तो ये सब चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कोई भी चीजें एज अ क्वांटिटी सर्वेयर अगर आपने मिस कर दी, कॉन्ट्रैक्टर के साइड पे हो आपने मिस कर दी, तो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा वो एक्टिविटी करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की साइड पे। क्लाइंट के साइड पे हो आपने मिस कर दी, तो आपका बजट गलत हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ेगा, राइट। या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ज्यादा ही कैलकुलेट कर दिया, तो हो ये भी सकता है कि आपका खर्चा जो है पहले से ही आप बजट ज्यादा पकड़ के चल देते हो, ये भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप पैसे रोक के बैठे हो फिर। ठीक है। तीसरा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में। अभी ये बिलिंग सब जो होगा, राइट, बिलिंग सब होने के लिए बिल आप किसके अगेंस्ट में रेज कर सकते हो? बिल आप उस केस में रेज कर सकते हो जब आपको पता है कि क्या क्वांटिटी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। इसकी रिपोर्ट जो जनरेट होगी, क्वांटिटी सब जो निकालेंगे वो क्वांटिटी सर्वेयर निकालेंगे, उसके अगेंस्ट में एक रेट रहता है और एक टोटल हम लोग मारेंगे। तो उससे क्या होगा कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है वो डिराइव करने में भी एक क्वांटिटी सर्वेयर ही हेल्प करता है। और जो एग्जीक्यूट हो गई है क्वांटिटी, मतलब कि अभी एक एग्जांपल के तौर पे गिनते हैं कि 10 किलोमीटर वाली रोड की जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें 5 किलोमीटर का अगर रोड हो चुका है, तो आज तक कितनी आइटम्स उसमें एग्जीक्यूट हुई है वो एक क्वांटिटी सर्वेयर बता पाएगा बेस्ड ऑन द ड्राइंग्स। और आगे कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने वाली है या आगे कितना खर्चा आने वाला है बेस्ड ऑन द क्वांटिटीज, ये बता पाएगा एक क्वांटिटी सर्वेयर, राइट। अच्छा ओके, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यस राजा, प्रोग्रेस मीन्स अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, यस करेक्ट करेक्ट। Estimation and quantity surveying are somewhat similar is Raja's question. राजा, ऐसा है कि दो टर्म्स हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग। तो आप अगर देखें तो इंडस्ट्री में कई जगह ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि जो क्यूएस रहता है वो कॉस्ट एस्टिमेशन भी करता है, बट कोई भी आप कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्टर या कॉम्पिटिटिव क्लाइंट के साइड पे अगर जाते हैं तो वो कभी भी क्वांटिटी सर्वेइंग एंड ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो एक डिपार्टमेंट नहीं रखते, वो लोग उसको दो सेपरेट डिपार्टमेंट रखते हैं। ओके, बट हाँ, दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट है, दोनों साथ में अच्छे से चलेंगे तभी एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। साई, जेएस, इट्स नॉट जेएसबी, इट इज जीएसबी। रोड में रहता है ग्रैनुलर सब बेस करके। सो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, हम लोग जब रोड के एग्जाम्पल करेंगे, तब मैं आपको एक क्रस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्रस्ट में से आपको पता चल जाएगा कि रोड में क्या क्या होता है। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, बहुत ही मैं देख रहा हूँ 6 या 7 लोग ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहे सेशन के टाइम पे। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव नहीं रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, छूट जाएगा, और हम लोग जो कन्वे करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ। मैं चाहे तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और बैठूंगा आप लोग के साथ, बट मैं चाहता हूँ कि सेशन खत्म हो तो सेशन में जो चीज है वो आप लोग को समझ समझ आए और फिर हम लोग सेशन क्लोज करें। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय, नो मतलब आपको समझ में नहीं आया या डाउट नहीं है? ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी क्वांटिटी सर्वे का स्टेज क्या क्या रहेगा? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा ब्लॉक लेवल। अभी ब्लॉक लेवल क्या है? अभी सार्थक ने बोला कि सार्थक को घर बनाना है। ठीक है, तो सार्थक ने बोला कि मुझे घर बनाना है। सार्थक को किसी ने पूछा कि सार्थक कैसा घर बनाना है? सार्थक ने क्या किया, एक पेपर लिया, उसमें एक रेक्टेंगल बनाया और बीच में एक स्क्वायर डाल दिया। तो सार्थक तो समझ गया, पर सामने वाला जो आदमी है वो समझ नहीं पाया कि सार्थक को घर तो चाहिए पर कितना बड़ा घर चाहिए। तो सार्थक बोले पेपर पे कि इतना बड़ा घर। तो ये, इसका क्या मतलब हुआ कि सार्थक के दिमाग में कुछ है पर बाकी लोग को पता नहीं है कि क्या है ये।
तो उस वो स्टेज जो होता है दैट इज ब्लॉक लेवल। ठीक है, मतलब कि आपके पास उतनी कोई डिटेल्स नहीं है, आपको सिर्फ पता है कि अच्छा इन्हें घर बनाना है, इन्हें थोड़ा इतना बड़ा घर चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, एक इतना ब्लॉक है, लेआउट में इतना एरिया है, इतने स्क्वायर फीट का घर, और बाहर जो आंगन रहेगा उनका, सपोज 1000 स्क्वायर फीट का एक घर बना दिया उन्होंने, 2000 3000 स्क्वायर फीट का उन्होंने बाहर आंगन रख दिया, एक पार्किंग चाहिए, 50 60 स्क्वायर फीट, उतना उतना एक स्क्वायर मीटर सॉरी, उतना एक पार्किंग चाहिए, छोटा सा गार्डन चाहिए बस। तो ये सब चीजें जब ऐसे छोटा छोटा बड़ा, इतना उतना, ये हिसाब जब लोग बोलते हैं ना, तो ये स्टेज को बोलते हैं ब्लॉक लेवल। अब ये प्रोजेक्ट में भी एक्चुअल में ऐसा होता है। होता क्या है कि कोई नया बिजनेस आ गया, या किसी ने इनिशियली एक थॉट प्रोसेस डाला, मतलब किसी ने सोचा कि अच्छा हम ये आगे करेंगे, हम एक ब्रिज बनाएंगे। तो ब्रिज आप कितना बड़ा बनाएंगे, तो बोलेंगे कि ये नदी से वो ये नदी के इस पार से उस पार। तो कोई ये बताएगा नहीं कि इस पार से उस पार कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई क्या है ब्रिज की, वो उस वक्त कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ एक सोच है उस वक्त कि हम एक ब्रिज डालेंगे। तो वो जो स्टेज होता है उसको ब्लॉक लेवल बोलते हैं। पर अभी ये बेचारा क्वांटिटी सर्वेयर क्या करे, वो तो ये स्टेज में भी फंसा हुआ है, क्वांटिटी तो उसको इस स्टेज में भी देनी है। उस स्टेज में वो बोलेगा ठीक है, मैं ये ड्राइंग बनाता हूँ, ये आपने सार्थक भाई ने जो एक रेक्टेंगल के बीच में एक स्क्वायर डाला है, मैं इसको थोड़े डायमेंशन दे देता हूँ, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि टोटल प्लॉट का एरिया 2000 स्क्वायर फीट, घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट, पार्किंग 500 स्क्वायर फीट, ऐसे करके उसने बोल दिया। तो ये हो गया ब्लॉक लेवल। इसकी एक्यूरेसी रहती है +और -50%। मतलब कि ये या तो 50% कम भी हो सकती है इसकी क्वांटिटी, या 50% बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये तो इतना उतना के हिसाब से हिसाब है ना। और इस क्वांटिटी पे जब कॉस्ट डालते हैं तो एक बॉल पार्क कॉस्ट आता है, राइट। अभी ये टर्म जो है ये कॉस्ट एस्टिमेशन के रिलेटेड है, और मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल पे अगर आपने कोई कॉस्टिंग की तो उसको बोलेंगे बॉल पार्क फिगर। ठीक है, ओके। अभी सार्थक ने मन बना लिया, सार्थक ने बोला ठीक है भाई, तू इसको ये डायमेंशन दे दे। उसने बोला ठीक है, मैं 2000 स्क्वायर फीट का घर, ये प्लॉट ले लूंगा, मैं 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद लूंगा। तो मैंने सामने से पूछा कि अच्छा आपकी डायमेंशंस क्या रहेंगे, तो सार्थक बोला अच्छा ये रहेगा मेरा 20 फीट बाय 100 फीट। फिर मेरा घर रहेगा, घर हमने कितना बोला था सार्थक, आपको चाहिए 1000 स्क्वायर फीट का घर, राइट। तो सार्थक ने बोला कि 100 फीट चौड़ाई में और 10 फीट लंबाई में रहेगी। अभी फिर मैंने सार्थक को और पूछा, तो सार्थक बोले इतने एरिया में मुझे 2 रूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक वॉशरूम रहेगा, एक बैठने का छोटा सा चौखट रहेगा, मेरा एक 2 गाड़ी के लिए पार्किंग रहेगा। तो सार्थक ने पहले जो मुझे ये जो बोला था, अभी ये से जो सार्थक अभी डायमेंशन पे आ गया है, मतलब कि वो लंबाई और चौड़ाई ये सब चीजें बता रहा है। तो ये सब जो है सार्थक के मन में और थोड़ा क्लियर होता गया। तो ये जो क्लैरिटी आ रही है प्रोजेक्ट के टाइम पे, ये सेम चीजें प्रोजेक्ट में भी होता है, ऐसा ही होता है। पहले जो सोच है, तो हम पुल बना रहे थे, तो पुल उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने लंबाई मेजर किया कि इस ओर से उस ओर तक जाने की लंबाई क्या रहेगी, बीच में नदी जो आ रही है वो कितनी लंबी है। तो किसी ने बोला कि ठीक है 150 मीटर है, तो 150 मीटर की लंबाई, तो उन्होंने मेजर कर लिया कि ठीक है 200 मीटर तक की लंबाई हम लोग को पुल की चाहिए, क्योंकि 150 मीटर, और जो साइड में सपोर्ट हम लोग को ग्राउंड पे चाहिए, तो 25-25 मीटर और चाहिए होगी। तो उन्होंने बोला 200 मीटर की पुल चाहिए। और चौड़ाई के हिसाब से आप देखो कि हमें 2 लेन का, तो मतलब एक उस तरफ जाए और इस तरफ आए उतनी जगह चाहिए होगी 2 गाड़ियों के लिए, मतलब कि 2 लेन हो गया। तो उन्होंने बोला कि 7 मीटर चौड़ा रोड चाहिए होगा, और बाजू में सपोर्ट आ गया, तो बोला कि ठीक है 10 मीटर चौड़ा रोड और 200 मीटर लंबाई में ब्रिज बना देंगे। तो ये जो स्टेज आया जहाँ पे थोड़ी और क्लैरिटी आई, तो इस
इसको बोलते हैं बजट लेवल। मतलब इसके बेस पे आप एक बजट बना सकते हो। मतलब सार्थक बोलेगा ठीक है, मैं अभी ये 2000 स्क्वायर फीट की जगह के लिए मैं थोड़ा 25-30 लाख रुपए जितना मेरा खर्चा आएगा तो मैं ले सकता हूँ। ये क्या हो गया, ये हो गया बजट लेवल। ठीक है, लास्ट होगा जब प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब आपका बजट भी अप्रूव हो गया, ठीक है, सार्थक बना रहा है 25 लाख का बजट रख के, वो बैंक से लोन ले रहा है 25 लाख। सार्थक ले रहे हो ना लोन? ठीक है, परफेक्ट सार्थक। तो हमें मिल गया सार्थक 25 लाख का लोन। तो 25 लाख के लोन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सार्थक गया एक आर्किटेक्ट के पास। वो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हमारे में कौन रहेगा? हमारे में कौस्तुभ इस बार आर्किटेक्ट और हमारे कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे। ठीक है, तो कौस्तुभ ने निकाले सारे ड्राइंग्स। कौस्तुभ ने सारे ड्राइंग्स निकाल के उनको बताया कि आपका इतना इतना बीम रहेगा, इतना कॉलम रहेगा, आपको फुटिंग इतने डालने पड़ेंगे, फिर आपको ग्रेनाइट इतना सब रहेगा। ये ऐसे ऐसे ड्राइंग पकड़ा दिए सार्थक को। तो ये जब ड्राइंग आए तो सार्थक को पता चला, अच्छा मुझे ये घर बनाने के लिए अब इतना कंक्रीट मेरा जाएगा, इतना कंक्रीट जाएगा, तो मुझे इतना सीमेंट लगेगा, मुझे इतना सैंड लगेगा, मुझे इतना एग्रीगेट लगेगा, फिर मुझे इतने सरिये लेके आने पड़ेंगे, इतने केजी सरिये। तो ये सब जो है सार्थक क्या कर रहा है, क्वांटिटी डिराइव कर रहा है ड्राइंग से। ये ड्राइंग किसने दिया? कौस्तुभ ने उन्हें दिया, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स आ गए ये घर के रिक्वायरमेंट के लिए। सेम चीज क्या होगी कि जब हम लोग ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज के फिर सारी स्टडीज के बाद डिटेल स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स या जीए प्लान्स, लेआउट, ये सब बनना शुरू हो जाएगा, राइट? तो ये ड्राइंग जब अवेलेबल होंगी तो एक क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पे आप लोग ये सारे डिटेल्स भी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर पाएंगे। इस स्टेज को बोलेंगे हम लोग डिटेल इंजीनियरिंग या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड स्टेज। तो आप कोई भी इंडस्ट्री में, सिविल इंडस्ट्री में देखें तो बहुत ही कंपनीज ऐसी होती है, मोस्टली ऐसा होता है कि डिटेल इंजीनियरिंग एक सर्टेन लेवल तक हो जाए उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है। अभी कोई कोई ऐसी होती है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गए जिसमें उनको नहीं करना है, उनको डिटेल इंजीनियरिंग नहीं करना है। तो सार्थक ने जैसे पहले ही बोला कि ठीक है 50 लाख का खर्चा आएगा, मतलब सार्थक जब सोच रहा था कि इतना बनाना है, इतने उतने वाली बात थी, तो ऐसे ही टाइम पे वो लोग अवार्ड कर देते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट ऐसा करती है, एक एक छोटा सा फिजिबिलिटी वाला उन्होंने स्टडी करके और उसके बाद वो लोग प्रोजेक्ट सीधा अवार्ड कर देते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में या थोड़ा और कॉम्पिटेटिव अगर सेक्टर रहता है तो उसमें वो लोग बिना बेसिक डिटेलिंग किए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं करते, मतलब कि टेंडर अवार्ड नहीं करते। ठीक है, ओके। तो अभी तक आयुष, मोहित, आप इसके पहले भी एक डाउट पूछ के चले गए थे, तो आपको कौन सा स्लाइड नहीं समझ में आया? मैं कौन सा स्लाइड रिपीट करूं, बताइए। सेकंड, ये बजट बजट लेवल वाला। ओके। मोहित, अभी सपोज कॉस्ट ऑफ, हाँ, तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग आ, चीजों का ना थोड़ा एक्सेल पे भी लेना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स मैं आ, जो है स्लाइड्स के अलावा मैं चीजें अभी एक्सेल पे भी ले लूंगा, राइट? श्रीनी, हम लोग रेट एनालिसिस सब देखेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन में, करते हैं, वी विल डू इट। अच्छा मोहित, अभी आपको 4 व्हीलर लेना है, ठीक है? मोहित, आप सुन रहे हो?
हाँ, तो आपको फोर व्हीलर लेना है तो आप अगर लेने जाते हो और आपको सपोज मारुति का फोर व्हीलर लेना है, तो आपका बजट कितना होना चाहिए? एक मतलब आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप मारुति की कोई भी गाड़ी खरीद सको? सार्थक रुक जाओ, मोहित को समझ में नहीं आया। ठीक है मोहित, 3 लाख रुपए, ठीक है, आपके हिसाब से 3 लाख रुपए होना चाहिए। अभी वही मारुति को हम लोग मर्सिडीज कर देते हैं, तो मर्सिडीज खरीदने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? ठीक है, तो 3 लाख रुपए में भी गाड़ी मिल सकती है, 35 लाख रुपए में भी गाड़ी मिल सकती है। पर आपके पास जो पैसे होने चाहिए वो या तो 3 लाख होने चाहिए एक मारुति खरीदने के लिए, या तो 35 लाख होने चाहिए एक मर्सिडीज खरीदने के लिए। तो ये जो पैसे होने चाहिए वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं बजट। ठीक है, अभी कोई भी प्रोजेक्ट अगर करते हो ना, सपोज आप कल को आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए और आपको एक बिल्डिंग खड़ा करना है, तो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए आपको कितना पैसा हाथ में रखना पड़ेगा, वो जो हिसाब है ना उसको बजटिंग बोलते हैं। और वो जो स्टेज रहता है उसको बजट स्टेज बोलते हैं। ठीक है मोहित, क्लियर? गाइस क्लियर ना? आगे बढ़े हम लोग। मोहित, अगर टोटल अमाउंट बजट को एक्सीड करता है तो पैसे तो आपको ही लेके आने पड़ेंगे ना दोस्त। या तो टोटल अमाउंट इफ इट एक्सीड्स बजट, तो फिर शायद ये कर सकते हैं कि मर्सिडीज खरीद लें टायर बिना, राइट, बिना एयरबैग के। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा ऐसा है हिसाब। हाँ हाँ, ऐसा ही प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही है मोहित। इसीलिए क्या होता है कि आप अगर देखो ना, तो बहुत सारे बिल्डर्स प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। आप इंडस्ट्री में देखो एक बार, आप की जगह पे, आप जहां से बिलोंग करते हो आप वहां खुद भी जाके देखो। बहुत सारे रियल एस्टेट वाले लोग ऐसे होंगे ना, जो प्रोजेक्ट का बैनर लगा देंगे इनिशियली, पैसा भी डिपॉजिट में ले लेंगे, पर उन्होंने जो हिसाब लगाया होगा ना और उनका जो खर्चा होगा, वो इतना गलत हुआ होगा कि वो लोग आधे प्रोजेक्ट, मतलब 12 मंजिला अगर घर है या फ्लैट है, तो 6 मंजिला करके वो लोग निकल जाते हैं, राइट। या फिर क्या करते हैं ये लोग कि 12 मंजिला का पूरा कंक्रीटिंग कर दिया, पर फिनिशिंग बिना किए वो लोग निकल गए। तो आपने ये सब केसेस सुनी होंगी, पर ये होता इसलिए है कि जो आपने टोटल खर्चा गिना और जो एक्चुअल खर्चा आपका रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, ये सब तो ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस किया। अच्छा, अभी लास्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बिल ऑफ क्वांटिटी। मैं जितना बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ उतना डिफिकल्ट है नहीं बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी में सिंपल ऐसा है कि ये इतनी हुई 6 कॉलम है। ठीक है, हमें एक बिल ऑफ क्वांटिटी बनानी है तो क्या चीजें याद रखती है? फर्स्ट इज सीरियल नंबर। ये रहा मेरा पॉइंटर, पर मार्कर इसमें पता नहीं, मुझे अगली बार घूम के निकालना पड़ेगा था। ये रहा सीरियल नंबर। सेकेंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, मतलब कि आइटम डिस्क्रिप्शन। थर्ड इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फोर्थ इज क्वांटिटी। फिफ्थ इज रेट। एंड द सिक्स्थ वन इज अमाउंट। अभी ये सेशंस के लिए दो तीन, हम लोग जब तक क्वांटिटी सर्विंग देख रहे हैं तब तक के लिए रेट और अमाउंट का जो रोल है वो आप लोग भूल जाओ, वो हम लोग कवर करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन में। और उसके पहले जो है ये पर्टिकुलर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड क्वांटिटी, इस पे हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फ्यूचर में हम लोग अगर जब हम लोग एक्चुअल में बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे तो उसमें क्या आइटम्स, क्या डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो है उसका मतलब क्या है, तो अंग्रेजी में एक बार देख लेते हैं कि इट सेज इन्वॉल्व्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। जो एक्टिविटी करना है उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब कि गड्ढा खोदना है तो गड्ढा कैसे खोदना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग इज ओके, गड्ढा खोदना इज ओके, गड्ढा खोदना है, हाँ पता है, फावड़ा लेके आके गड्ढा खोदेंगे, पर सेफ्टी का एक फैक्टर होता है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में आपको अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी फॉलो करे तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सकवेशन इन अर्थवर्क
ठीक है, एक्सकवेशन कहाँ पे, मतलब एक्सकवेशन इन अर्थवर्क और फिलिंग, ऐसा आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। विथ नेसेसरी बैरिकेडिंग, विथ नेसेसरी सेफ्टी टेप्स, ये सब आपको डिटेल्ड में लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स में, मतलब आइटम डिस्क्रिप्शन में। एंड नोट डिटेल्स ऑफ specifics to perform an activity to the satisfaction required is to be missed out during listing the item description। मतलब कि क्या है कि आप जिस स्टैंडर्ड से चाहते हो कि वो एक्टिविटी परफॉर्म हो, उसको वो पर्टिकुलर कॉलम में आपको मेंशन करना है। ठीक है, मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं कंक्रीटिंग का, सपोज ये चीजें क्यों है, ये पर्टिकुलर बिल ऑफ क्वांटिटी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो होगा ना, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिस हिसाब का आपका आइटम डिस्क्रिप्शन है। अभी आपने एक्सकवेशन इन अर्थवर्क लिख दिया, ठीक है, मतलब कि एक्सकवेशन मतलब क्या हुआ, गड्ढा खोदना। ठीक है, गड्ढा खोदना है, आपने उनको बताया कि गड्ढा खोदना है। आपने अपने दिमाग में सोचा, सार्थक के घर पे हम लोग वापस आ जाते हैं, सार्थक को घर बनाना है, सार्थक ने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर आके, मतलब कौस्तभ आके अभी गड्ढा खोदेगा, कौस्तभ लेके आएगा जेसीबी। बिल ऑफ क्वांटिटी दिया सार्थक ने कौस्तभ को, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन लिख के, पर सार्थक ने कहीं मेंशन ही नहीं किया कि अर्थवर्क इन एक्सकवेशन यूजिंग मैकेनिकल मीन्स, मतलब कि कोई मशीन लाके वो एक्सकवेशन कर रहा है। तो कौस्तुभ ने क्या किया, कौस्तुभ ने बोला कि बढ़िया, मैं 2 लेबर को लेके आता हूँ, तो फावड़ा लेके आएंगे और फिर वो लोग गड्ढा खोदना शुरू कर देंगे। तो आप समझ रहे हो कि सार्थक ने एक डिटेल उसमें मिस किया, एंड वो डिटेल का फायदा कौस्तुभ ने उठाया। ठीक है, उसको सस्ता पड़ गया, कौस्तुभ बनाएगा पैसा, सार्थक का जाएगा टाइम और पैसे। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब कि आप वो एक्टिविटी को या वो क्वांटिटी को कैसे मेजर करोगे। अभी हमें, मैं सिंपल अभी पूछ रहा हूँ, अगर गड्ढा खोदना है तो गड्ढे का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। परफेक्ट महेश, एम क्यूब, यस, क्यूबिक मीटर, अजय, परफेक्ट परफेक्ट। अब यार आप लोग, मेरा एक्सपेक्टेशन है ना, जो जो यूर आप सब लोग उसको क्रॉस कर रहे हो, बहुत सही, मजा आएगा आगे आगे वाली क्लासेस में, बहुत मजा आएगा। मोहित, आपने भी आंसर दिया, आई एम सरप्राइज, बहुत अच्छा लगा, गुड। अच्छा, अभी एक है, सार्थक आप बताओ कि शटरिंग का फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। शटरिंग स्क्वायर मीटर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड रीइंफोर्समेंट का, अच्छा, जैसे एक बार क्लियर कर देता हूँ, शटरिंग का इज इन स्क्वायर मीटर, रीइंफोर्समेंट इज इन, Shovik, if you are saying M cube, Mahesh, it's not M cube for reinforcement. Reinforcement measure होता है या तो केजी में या तो मेट्रिक टन में, वेट। हाँ, तो ये सिंपल सा हिसाब है, आप कोई भी चीज को मेजर करोगे या तो वेट में या तो वॉल्यूम में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी डिपार्टमेंटल लेबर जो है, लेबर अगर मैंने सप्लाई किया तो उसको कैसे मेजर करेंगे। सार्थक, लेबर अगर सप्लाई किया मैंने, मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पर मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैंने लेबर सप्लाई किया, आपको घर बनाना है, आपने बोला मुझे 10 आदमी चाहिए, मैं आपको 10 आदमी देता हूँ, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। या तो मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, आप लोग का आंसर इज मैन आवर, मैन डे, ये हिसाब रहता है, आवर्स में रहता है। शौविक, नंबर में नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर मतलब अब हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि मैंने 10 लोग दे दिए, तो वो 10 लोग कितने दिन तक काम करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, तो दैट इज मैन आवर या मैन डे बेसिस। ठीक है, सो हम लोग का ये हुआ बिल ऑफ क्वांटिटी का। अभी ठीक है, देखो, ये एक टिपिकल बिल ऑफ क्वांटिटी है। अभी फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं सार्थक का घर बनाते हुए, कि सार्थक ने एक लैंड लिया है जहां पे बहुत सारी झाड़ियां हैं,
ठीक है, लैंड थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है। तो हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी क्या करेंगे, लेवलिंग, वाटरिंग, रोलिंग ओवर एग्जिस्टिंग एरिया लेयर, कॉम्पैक्शन, कंप्लीट एज पर डायरेक्शंस ऑफ इंजीनियर इन चार्ज एंड ड्राइंग्स, 97% एमडीडी, मतलब कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मतलब वो जो जगह है, पहले हम लोग, सार्थक ये चाहता है कि हम लोग उसको लेवल करें, पानी डालें, फिर उस पर एक रोलर भी चलाएं। सार्थक ने लिखा है रोलिंग, तो रोलिंग तो बिना रोलर के भी वो मैनुअल आता ही है, ऐसे कर सकते हैं। तो सार्थक को उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी जो हम लोग का, अच्छा इसका ये जो फर्स्ट, हम लोग ये सब कवर करते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन आप लोग के लिए और है, पर मैं पूछता हूँ आप लोग को एक बार समझाने के बाद। अभी देखो सेकेंड आइटम क्या बोलता है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेटा अदर देन हार्ड रॉक इंक्लूडिंग ड्रेसिंग ऑफ बॉटम। मतलब कि खड्डा तो आपने कर दिया, खड्डा हार्ड रॉक के अलावा बाकी सब जगह पे करने के बाद बॉटम को थोड़ा सजा देना, मतलब ड्रेसिंग मतलब सजा देना नहीं है वैसे, बॉटम थोड़ा साफ करके, ट्रेंचेस जो है, साइड्स ऑफ ट्रेंचेस, स्टैकिंग द एक्सकवेटेड स्पॉइल, मतलब कि जो आपने खड्डा किया उससे उसके बाद जो मिट्टी आई तो आपने उसको एक जगह पे स्टैक कर दिया। ठीक है, क्लियर द एज ऑफ एक्सकवेशन including backfilling of approved material, dredge sand with watering and compaction, etc. Complete reinstatement if required and disposal of surplus material as directed by engineer with all leads and lifts, etc. complete। मतलब इसका क्या बोल रहे हैं कि सार्थक ऐसा बोल रहा है कि उसको फुटिंग अगर करना है तो आपने किया खड्डा, आपको वो फुटिंग के लिए जो बेस होगा उसको साफ करना है, उसके एज को साफ करना है, जो मिट्टी आपने निकाली उसको आप साइड में अच्छे से स्टैक कर दो, सार्थक ये चाहता है हमसे। फिर उसने फुटिंग का कंक्रीट जब कर दिया, उसके बाद आप ये मिट्टी उसको वापस डालो, भर दो, जितना भरा उतना ठीक है, जितना बाकी बचेगा वो आप उसको उठा के बाहर कहीं डालो। वो ये सब आपको करना है, ये आइटम जो है, ये सब आइटम है सार्थक हम लोग से ये चाहता है। ठीक है, क्लियर गाइस। सार्थक सॉइल इन्वेस्टिगेशन इस आइटम में नहीं आएगा भाई, आपने मेंशन नहीं किया है तो मैं सॉइल इन्वेस्टिगेशन कुछ इसमें नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ वो फर्स्ट वाले आइटम में, ठीक है, वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वो टेस्ट जो है हम लोग का एमडीडी का, वही चीज होगा उसमें। अभी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा दोस्त, आप ये मेरे से सॉइल इन्वेस्टिगेशन ये सब मत करो, इसलिए मैं फिर आइटम डिस्क्रिप्शन में ज्यादा नहीं डाला, मुझे पता था आप ये सब मांगने लगोगे। ठीक है, थर्ड आइटम जो है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन टू लाइंस एंड लेवल्स कास्ट इन C2 डिजाइन मिक्स कंक्रीट ऑफ ग्रेड M40। अच्छा भाई साहब ने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि M40 ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए विद अप्रूव्ड एडमिक्सचर्स, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, क्योर करना पड़ेगा, कंप्लीट विद ऑल लेबर एंड मटेरियल। अच्छा, मतलब ये आइटम डिस्क्रिप्शन में क्या बोलता है कि कंक्रीटिंग का जो आइटम होता है उसके सारे मटेरियल्स, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी सब इसमें इंक्लूडेड आ जाना चाहिए। ठीक है, वो ये भी बोल रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है, स्ट्रक्चरल स्टील जो लगेगा, फॉर्मवर्क शटरिंग जो है, वो आप इस क्वांटिटी में से निकाल दीजिए, वो हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग इन स्टील प्लाई इंक्लूडिंग स्टटिंग, प्रॉपिंग, स्टेजिंग, स्कैफोल्डिंग। अच्छा, सेंटरिंग एंड शटरिंग मतलब कि शटरिंग जो है हम लोग का, वो वाली एक्टिविटी, स्टील यूज करो या प्लाई यूज करो, दैट इज ओके। इंक्लूडिंग स्टटिंग मतलब स्टटिंग, प्रॉपिंग, स्टेजिंग, स्कैफोल्डिंग, मतलब कि जो सपोर्ट सिस्टम्स है वो भी इंक्लूड करना है आपको अपने रेट में, जबकि क्वांटिटी जो आपकी कैलकुलेट होगी वो होगी कि आप कितना एरिया कवर कर रहे हो शटरिंग का। ठीक है, फिर है प्रोवाइडिंग, कटिंग, फैब्रिकेशन, मतलब कि ये सरिया है, B500 इज अ ग्रेड ऑफ री इन्फोर्समेंट, ग्रेड, सरिये का एक ग्रेड है। ठीक है, उसको खरीदना, उसको कट करना, उसका फैब्रिकेशन करना, और उसको कंक्रीट से पहले उसकी जगह पे फिक्स करना, भले ही कॉलम में हो, बीम में हो या स्लैब में हो, राइट। फॉर पेमेंट मतलब कि ये फॉर पेमेंट
को ये आप लोग इवेंचुअली चेंज कर सकते हो स्लैब में, कॉलम में, बीम्स में, एज पर स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग, राइट। और बाकी जो उसमें एक्टिविटीज आएगी वो सब मिला के जो है वो ये आइटम डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं, ताकि क्या है कुछ भी छूट ना जाए। और फिर उसका क्वांटिटी हम लोग डालते हैं ये वाले कॉलम में, ठीक है, जो हम लोग आगे आगे वाली एक्टिविटीज में हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, एक एक करके हम लोग जस्ट देखते हैं। लेवलिंग, वाटरिंग एंड रोलिंग ओवर एग्जिस्टिंग लेयर जो है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा? सीनी या एफी 500, यस करेक्ट। अच्छा, एक और बार, रोलिंग, वाटरिंग, कॉम्पैक्शन, लेवलिंग, ये हम लोग कैसे मेजर करेंगे? एक और बार आप लोग सोचो। Okay. So the correct answer is square meter. ठीक है, the first unit of measurement is square meter. Earthwork will be measured, this item, इसको मेजर करेंगे हम लोग क्यूबिक मीटर में, ठीक है, क्योंकि आपने कितना गड्ढा खोदा ये आप टेक्निकली मेजर कर सकते हो। फिर कंक्रीट जो है, कंक्रीट हम लोग मेजर करेंगे क्यूबिक मीटर में। सेंटरिंग एंड शटरिंग जो रहेगा ये जैसे मैंने डिस्कस किया हम लोग इसको मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में। और लास्ट है हम लोग का सरिया। तो सरिया छोटा प्रोजेक्ट है केजी में कर लो, बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आप टन में कर लो, ठीक है। ओके, सो ये था आज का हम लोग का डिस्कशन बेसिकली गाइस। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्वांटिटी सर्विंग। आगे हमने जैसे डिस्कस किया था, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग एक्चुअल में एक ब्लॉक लेवल, बजट लेवल और डिटेल स्टेज का क्वांटिटी सर्विंग के एग्जांपल कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी तक का जो है, इज देयर एनी डाउट? तो व्हाट विल डू इज हम लोग 5-10 मिनट्स थोड़ा स्पेंड कर लेते हैं रिकैप करने में। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? सार्थक भाई घर बना लोगे आप? परफेक्ट। कौस्तभ आप हो यहाँ पे? अच्छा यार, मतलब आप लोग का बैच काफी इंटरैक्टिव है। एंड आप लोग मतलब जो हम लोग का इंडस्ट्री आप एक्चुअली देखो ना तो इसमें इतना कोई फॉर्मेलिटी है नहीं। काफी लोग भी इंटरेक्टिव है। आप लोग को इंडस्ट्री वाले लोगों से आप अगर इंटरेक्ट करते हो तो हर कोई आपको हेल्प करने के लिए रेडी भी रहेगा। तो हाँ कौस्तभ, मैं बस एक बार आपके उस पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो आप लोग मुझे अपने इस बैच के लिए मुझे अपना एक क्लासमेट ही मानना, ठीक है। मुझे इंस्टेड ऑफ योर फैकल्टी और एनीथिंग कंसिडर मी एज योर क्लासमेट, और हम लोग साथ में बैठ के ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा यार, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कौस्तभ। एस्टिमेटर एंड क्वांटिटी सर्वेयर का डिफरेंस। अच्छा, एस्टिमेटर एंड क्वांटिटी सर्वेयर में ये डिफरेंस है कि एस्टिमेटर टिपिकली इज फॉर कॉस्ट, क्वांटिटी सर्वेयर इज फॉर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक जो कॉस्ट एस्टिमेटर होता है वो क्वांटिटी नहीं निकालेगा, और जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है वो कॉस्ट नहीं निकालेगा। अगला था मोहित। मोहित 500 ब्रिक वाला हिसाब ना यार। अच्छा चलो, 500 ब्रिक वाला हिसाब वापस एक बार देख लेते हैं। मोहित, ब्रिक का डायमेंशन क्या है? अच्छा, अभी कोई कोई भी बैच में जवाब मत देना। मोहित आप अभी रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। ब्रिक का डायमेंशन क्या है? सार्थक वो वॉल का था, अभी मैं ब्रिक की बात कर रहा हूँ। मोहित परफेक्ट, 19 by 9 by 9, ठीक है। तो अभी ये ब्रिक का वॉल्यूम क्या निकला आपका? 0.002 अप्रोक्स, ठीक है। वो आप मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 0.002 जितना निकलेगा। फिर अपना ये क्वेश्चन था कि एक क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक होंगे। तो एक क्यूबिक मीटर और अपने ब्रिक का वॉल्यूम जो हुआ वो हुआ 0.002 क्यूबिक मीटर पर नंबर। अभी कितने नंबर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/002। तो ये जब आप करोगे ना तो आंसर आएगा। कविता, वील वील हम लोग मोटर थिकनेस, हाँ मोटर, हाँ देखो,
शिनी, कविता, हम लोग मोटर सिकनेस कंसिडर करेंगे जब आगे हम लोग व्हेन वी आर डूइंग द प्रॉब्लम्स ना वी डू द मोटर सिकनेसेस। आप मोटर सिकनेसेस की बात कर रहे हो तो मैं ब्रिक वेस्टेज, ब्रिक ब्रेकेज और ये सब का पॉइंट लेके आ जाऊंगा। तो आप लोग अल्टीमेटली ये जब देखेंगे ना, एक्चुअल इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वो ब्रेकेज और वेस्टेज इन सब में इससे ज्यादा चला जाता है। तो आप कंफ्यूज ना करने के लिए मोटर सिकनेस अभी साइड में रखिए, हम लोग करते हैं मोटर सिकनेस वाला। मोहित, आंसर मिला आपको? मैं पूरा बैच आपका वेट कर रहा है यार अभी भी। मिल गया ना आंसर मोहित? परफेक्ट। अच्छा गाइस, तो किसी का और क्वेश्चन है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। सौविक, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। साई प्रसाद, so working capital actually means suppose you are taking up a project, ठीक है? अभी आप घर, हमने जो घर वाला, अच्छा साई का ही क्वेश्चन है एंड ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं है कि साई एक्चुअल में इसका यूज करते हैं या अभी ये क्वेश्चन कहीं से आया है, तो इसका आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो सार्थक ने 25 लाख का लोन लिया, सार्थक को लोन मिला 25 लाख का, पर सार्थक के हाथ में अचानक से 25 लाख नहीं आ जाएंगे। सार्थक का क्या होगा, सार्थक को बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें फर्स्ट मंथ में जब खर्चा होगा तो तुम्हारा होगा 50,000, नेक्स्ट मंथ में खर्चा होगा 1 लाख, उसके बाद होगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे वो अमाउंट आएगा, ठीक है, कि हर महीने में इतना खर्चा होगा। तो ये जो बोल रहा ना कि इतने महीने में इतना खर्चा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सार्थक के पास वो महीने के लिए जो खर्चा होगा उतने पैसे सार्थक के पास होने चाहिए। तो ये जो उस मंथ के लिए पैसे होने हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी चाहे एक डिफरेंट तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं, तो आप सपोज आप कहीं यू आर वर्किंग समवेयर, ठीक है, आप कहीं काम कर रहे हो, आप किसी सिटी में हो, एक महीना निकालने के लिए आपको जो खर्चा हाथ में चाहिए ना, अप्रोक्सीमेटली कि एक दिन निकालने के लिए या एक महीना निकालने के लिए आपके हाथ में जो पैसा उस वक्त होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी आप कहीं रुके हुए हो, किसी के, आपका खुद का घर है तो ठीक है, बट आप कहीं किराए पे हो। आप अभी अभी लिसन टू दिस, आप जो 10,000 पर मंथ बोल रहे हो, तो वो हो भी सकता है कि वो बजट भी हो एक तरीके से आपका, कि बजट ठीक है 10,000 में मेरा हो जाएगा। अभी सपोज एक ये है कि आप किराए पे रह रहे हो और महीना शुरू होने से पहले आपको किराया भर देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल है, अभी आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही हो, तो सपोज अगले महीने है, अगला महीना शुरू होने से पहले मेरे ओनर ने मुझे बोला कि 30 तारीख को अनुराग तुम मुझे किराया दे देना मई की महीने का, ठीक है। मतलब कि 30 मई को मेरे पास तो वो किराया होना चाहिए, किराए का पैसा। तो वो जो पैसा होगा वो मेरा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। करेक्ट, एज पर वर्किंग शेड्यूल। करेक्ट, परफेक्ट, सही अंडरस्टैंडिंग। तो साई आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि हर रोज या एक महीना निकालने के लिए जो पैसा हाथ में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ओके, परफेक्ट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वी विल मीट नेक्स्ट ऑन 5th, ठीक है। 5th को मिलेंगे, आगे वाले सेशंस करेंगे, सीखते जाएंगे हर रोज। अरे बाप रे, आयुष सुपर फास्ट। मैं चेक कर लेता हूँ दोस्त, करते हैं, ठीक है। चलो, होमवर्क होमवर्क ऐसा है कि मैं आज ही शुरू कर दूंगा ना तो नेक्स्ट क्लास से आप लोग आओगे नहीं। होमवर्क मैं देना चाहता हूँ बहुत कुछ, करते हैं आगे वाले सेशंस में करेंगे कविता, ठीक है। मतलब ये ऐसा है मेरे लिए कविता, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जो लोगों ने मुझे भगाया है तो वो सब ऐसे वो वापस करने के लिए ऐसा है। डन, चलो, ठीक है गाइस। इट्स नॉट ऑन 6th, इट्स ऑन 5th, नेक्स्ट आई नो, बट ठीक है। आई थिंक टेक्निकल सिविल वाला टीम भी आपको एक बार कन्वे करेगा, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। गुड नाइट गाइस, हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, मेरा वीकेंड भी है, आप लोग का भी वीकेंड है।
थोड़ा एंजॉय करिए, चिल मारो। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। चलो, गुड नाइट।